आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में एक टॉपिक आता है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद हम क्रेब साइकिल अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस और कितने स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, कौन कौन से एंजाइम पार्ट लेते हैं और क्या बनता है ग्लाइकोलाइसिस में एंड में। तो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। तो हम हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अब इसमें हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो मेटाबॉलिज्म दूसरा मार्कर यूज करते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है जो 2 तरीके से होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है उसके बारे में बताते हैं आपको। लार्ज मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ओके सर, जैसे हम आगे पढ़ेंगे जो ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज चेंज होता है आपका पायरुवेट में। ये ग्लूकोज का हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे आगे। और एनाबॉलिज्म होता है आपका एनाबॉलिज्म, जिसमें स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर छोटे छोटे कण मिलके बड़ा कण बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब ये स्मॉल molecules forms large molecules। small molecules forms large molecules। जैसे इसमें हम देखें स्टोरेज एंड सिंथेसिस। जैसे ग्लूकोज का स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन ग्रुप में, ये आपके एग्जांपल हो जाएंगे इसमें। ओके, तो ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है इसमें कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में बड़े कण लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं और एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ग्लूकोज जैसे पायरुवेट में चेंज होता है इसमें, जैसे ग्लूकोज का स्टोरेज हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में जो एनिमल्स में होता है। ओके, तो हम आगे अब डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो अब हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन क्या होती है। ग्लाइकोलाइसिस is the is a process in which one molecule of glucose one molecule of glucose one molecule of glucose converted into two molecules
ऑफ पायरुवेट, ग्लूकोज होता है जो 6 कार्बन का होता है और ये पायरुवेट होता है आपका 3 कार्बन का। Glycolysis is a process in which one molecule of glucose converted into 2 molecules of pyruvate in cytoplasm। ये लिख लेते हैं इन द कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म। हम इसको साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी कहते हैं। विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन इसमें किस किस चीज का प्रोडक्शन होता है, एटीपी एंड एनएडीएच। एटीपी एंड एनएडीएच, ये हो गई आपकी डेफिनेशन किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की। अब हम ग्लाइकोलाइसिस के हर एक स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से एंजाइम्स रोल निभाते हैं और क्या क्या बनता है इसके बीच में, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डेफिनेशन हम हटा देते, उसको पूरा ग्लाइकोलाइसिस का पूरा साइकिल देखेंगे हम यहाँ पर। साइकिल तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि ये इसमें पायरुवेट से ग्लूकोज चेंज नहीं होता है। तो 3 स्टेप्स इसमें ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जो वापस कन्वर्ट नहीं हो सकते, और 7 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जो आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं वापस से। तो इस डेफिनेशन को हम हटा देते हैं पहले, तब पूरा ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे एक बार। सबसे पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया है, साइटोप्लाज्म में होता है। ऑल सेल्स, हर एक सेल के साइटोप्लाज्म होता है। ओके, स्टेप्स की बात करें, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। ओके, और इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। और इरिवर्सिबल स्टेप्स की बात करें तो वो होते हैं फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एंड 10th स्टेप। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलाइसिस का पूरा साइकिल के बारे में। और इसमें हम ये भी बता सकते हैं एटीपी और एनएडीएच निकलते हैं, तो चलो बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो इसमें ये होता है साइटोप्लाज्म में स्टेप्स होते हैं 10 स्टेप्स, और इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं ये पहला तीसरा। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, तब हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस पूरा 10 स्टेप्स करेंगे। हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज आपका पायरुवेट में चेंज होता है। ये हम ऊपर लिख देते हैं, चेंज इन पायरुवेट। ये 3 कार्बन का होता है, ये 6 कार्बन का होता है। 10 स्टेप्स। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पहले स्टेप्स के बारे में। पहला स्टेप हमारा कौन सा है ग्लाइकोलाइसिस में। तो सबसे पहले हम स्टेप्स के बारे में चर्चा करते हैं, तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे यहाँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा होता है ग्लूकोज। सबसे पहले हमारा होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज चेंज होता है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में।
आपका ग्लूकोज किसमें चेंज होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ओके, तो अब यहाँ पर हमें एक सवाल आता है कि ये फॉस्फेट आया कहाँ से? फॉस्फेट तो था ही नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, एक एटीपी लाते हैं और उसको तोड़ते हैं, उससे हम क्या करते हैं, एटीपी लाते हैं, उसको हम एटीपी प्लस तोड़ते हैं, तो यहाँ से हमको क्या होता है, फॉस्फेट मिलता है हमको। ओके, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर ये आगे ये होता है एक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम पार्ट लेता है? अभी हम एंजाइम्स तो बाद में देखेंगे, पहले एक बार स्टेप्स देख लेते सभी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर चेंज होता है आपका ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये ग्लूकोज से फ्रक्टोज में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्या रीजन इसका कन्वर्ट होने का? तो इसका मैं एक रीजन बताता हूँ आपको क्यों कन्वर्ट होता है ये। जैसे आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला ये हो जाएगा, आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसमें सी सी CH2OH हो गया ना, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है फर्स्ट पर। ओके, तो HOH लगे होते हैं इसमें। मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि कैसे, क्यों, और फ्रक्टोज ये होता है ग्लूकोज आपका, फ्रक्टोज में क्यों चेंज करते हैं, और ये होता है आपका फ्रक्टोज। तीन और आपका CH2OH। ओके, ये होता है आपका फ्रक्टोज। अब बात आती है यहाँ पर फॉस्फेट को लगाने की, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना वो लगाने की। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर 6 कार्बन, एक रुको दूसरे कलर से बना लेते हैं। यहाँ पर होते हैं आपके 6 कार्बन। समझने पर ध्यान देना, इसको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और यहाँ पर आपका ये हो गया, यहाँ पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और इस पर एक जुड़ गया फॉस्फेट, एक जुड़ गया फॉस्फेट। अब हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दो ग्लूकोज में पायरुवेट बनाते हैं। तो पायरुवेट में चेंज होने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर जो फॉस्फेट होते हैं ना, फॉस्फेट वो एक तरफ नहीं दोनों तरफ लगने चाहिए। यहाँ पर होता क्या है कि ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसको हटा के हम फॉस्फेट नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर इसको हटा के हम फॉस्फेट लगाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ही नहीं रहेगा ये। हाँ, यहाँ पर आपका फॉस्फेट एक अटैच हो सकता है, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया है। और फ्रक्टोज में क्या होता है कि फ्रक्टोज में यहाँ भी OH फ्री होता है, यहाँ भी होता है, तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप तो कोई टच ही नहीं होता है, तो यहाँ पर भी हम फॉस्फेट अटैच कर सकते हैं और यहाँ पर भी फॉस्फेट अटैच कर सकते हैं। इसलिए ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था फ्रक्टोज के अंदर, फ्रक्टोज में हम फॉस्फेट अटैच कर सकते हैं। इसलिए अगर इसमें यहाँ पर अटैच किया तो आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ही नहीं बचेगा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप ही खत्म हो जाएगा, उसमें से सिर्फ एक फॉस्फेट अटैच कर सकते हैं, वो हमने यहाँ कर दिया है। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज के अंदर। तो हम ये यहाँ से मिटा देते हैं, थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं। अब फ्रक्टोज को कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। ये यहाँ पर फ्रक्टोज को कन्वर्ट करते हैं हम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये यहाँ पर आपका, अभी हम इससे समझाते हैं आपको।
ये यहाँ पर हम 6 कार्बन लेके चल रहे थे आपके, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो एक फॉस्फेट हमारा अटैच था, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर था एक 6 कार्बन पर आपका क्या था, फॉस्फेट अटैच था ये वाला। तो यहाँ पर भी 6 कार्बन पर अटैच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 1 6 1 पे और 6 पे फॉस्फेट अटैच हो जाएगा आपका, बिस फॉस्फेट डबल फॉस्फेट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है आपका, ये कन्वर्ट होता है आपका दो मॉलिक्यूल्स में। इसको हम यहाँ से तोड़ सकते हैं, हमने अभी बताया था ग्लूकोज को नहीं तोड़ सकते, इसको हम बीच में से ब्रेक कर सकते हैं, तीन मॉलिक्यूल्स के में। तो यहाँ पर क्या होता है, और ये यहाँ पर दो ग्रुप में आपका टूट जाता है। कौन कौन से ग्रुप में, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको हम डाप भी बोलते हैं, डाई। इसका एक और होता है, ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये होता है 3 फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये भी 3 कार्बन का है आपका, ये भी 3 कार्बन का आ जाएगा आपका। ओके, उसमें इसमें क्या आता है, एल्डिहाइड, और इसमें आता है कीटोन ग्रुप आता है। ओके, तो यहाँ तक की बात हो गई आपकी। अब आपका ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा इसी के अंदर, तो इसके बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स। तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं, इसको और बना देते हैं। तो इसको हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स किसके हो जाएंगे, 3 फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 3 फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए इसके, 2 मॉलिक्यूल्स। अब आगे सभी के 2 मॉलिक्यूल्स चलेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर दोनों पार्ट कन्वर्ट हो गए, तो ये और यहाँ पर आपका इंटरचेंज हो जाता है इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर। अब 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड किसमें चेंज होता है आपका, ये आपका चेंज होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। किसमें होता है, यहाँ पर जगह लिख देते हैं, ये होता है 1,3 बिस फॉस्फो, किसमें होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। अभी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में आपका ये हो जाता है चेंज। ओके, तो यहाँ पर भी आपका कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये यहाँ से हम ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से अगला स्टेप हम ऊपर डिस्कस करते हैं। अब ये 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट ये आपका चेंज हो जाएगा किसके अंदर, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये वो वाला स्टेप यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये वाला स्टेप, यहाँ से आगे का स्टेप लिख रहे हैं, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट। अभी हम बताएंगे क्या क्या बनता है, क्या क्या नहीं बनता है, सब कौन कौन से एंजाइम होते हैं, सबके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद आपका चेंज होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। एक बार पूरा लिख देते हैं अच्छे से, तब आपको हम समझाएंगे एक एक पॉइंट। इसमें चेंज हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये आपका चेंज होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट आपका चेंज होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। किसमें, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट में। और
ये आपका चेंज हो जाता है किसके अंदर, फॉस्फोइनोल पायरुवेट किसके अंदर चेंज हो जाता है आपका, पायरुवेट के अंदर। ये आपका हो गए 10 स्टेप्स आपके। अब इन स्टेप्स में क्या क्या होता है वो डिस्कस करते हैं अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पर हम आपके दो मॉलिक्यूल्स हो गए, इसको लिख देते हैं हम दो मॉलिक्यूल्स को। यहाँ पर आपके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे आपके, यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे और यहाँ पर भी दो आपके मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन। ये सभी 3 कार्बन के हो जाएंगे, 3 कार्बन के 3 कार्बन। ये आप समझ जाना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर हमने आपको बताया था यहाँ पर एटीपी यूज होती है जो फॉस्फेट अटैच करने के लिए, तो यहाँ भी तो एटीपी अटैच होगी और दो फॉस्फेट एक और फॉस्फेट अटैच हुआ, तो यहाँ पर भी एटीपी हमने यूज कर ली। क्या हो गया, एटीपी हमने अटैच कर ली, ये फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ जाता है, ये जो फॉस्फेट अलग होता है ना तो ये जुड़ जाता है यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप ये हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपका हो गया, जो कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के बाद 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। क्या बनता है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ओके, फिर आपका बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर आपका बनता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर बनता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट और बनता है पायरुवेट। अब हम यहाँ तक हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इनमें कहाँ एटीपी बनती है, एनएडीएच कहाँ बनता है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं अभी यहाँ पर अच्छे से। तो अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको, ये जो स्टेप्स होता है ये वाला स्टेप होता है, यहाँ पर आपका एनएडी से बनता है आपका एनएडीएच ऑक्सीडेशन द्वारा। ऑक्सीडेशन कैसे, जो आपका साइटोसोल होता है जिसमें ये होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस, उससे ये एक हाइड्रोजन ले लेता है, वो हाइड्रोजन लेगा, साइटोसोल से हाइड्रोजन लेगा तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन देंगे अगर तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन भी लेंगे उससे तो उसका भी हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपका बनता है ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, NaDH बनता है। अब ये जो आपका 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट और यहाँ का 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट आपका गया कहाँ, एक फॉस्फेट कहाँ गया आपका, एक फॉस्फेट आपका काम आएगा एटीपी के निर्माण के लिए, किसके लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर जो 1,3-बिसफॉस्फो था ना, बिसफॉस्फो, ये आपका एक रह गया बस 3-फॉस्फो, ओनली 3 कार्बन पर रह गया, यहाँ पर 1 और 3 दोनों पर था। तो यहाँ पर ये वाला एटीपी कहाँ चला गया आपका, एटीपी नहीं फॉस्फेट कहाँ चला गया, एटीपी निर्माण के लिए, एटीपी प्लस फॉस्फेट से मिलकर बन जाएगा आपका एटीपी, यहाँ पर एटीपी बन जाता है। और इससे अगले स्टेप में कुछ नहीं होता है, इस स्टेप में आपका निकलता है H2O, वाटर निकलता है। कौन से स्टेप में, इस स्टेप में। और यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, तो यहाँ पर ओनली पायरुवेट बचता है। तो ये फॉस्फो कहाँ, ये फॉस्फोरस जाता है यहाँ से, तो ये किसमें जाता है, ये भी एटीपी बनाता है यहाँ पर। एक बार अभी हम अच्छे से समझेंगे, एक बार देख लेते हैं क्या करवाएंगे, एटीपी बनाएंगे। यहाँ पर आपका जो हो गया 2 स्टेप्स ये हो गए, और जिनमें एटीपी हमारी होती है क्या, यूज होती है। और ये आपके स्टेप्स हो गए जिसमें एनएडीएच बनता है, इसमें एटीपी बनती है और इसमें एटीपी बनती है। अब हम इनके एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स इसको करवाते हैं मैकेनिज्म को, कौन कौन से एंजाइम है जो आपके करवाते हैं। यहाँ पर आता है आपका हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज होता है ऑल सेल्स करवाता है एक्सेप्ट लीवर, ऑल सेल्स में एक्सेप्ट लीवर।
लीवर में नहीं करवाता। लीवर के लिए आपका एक और होता है, उसको कहते हैं ग्लूकोकाइनेज। यहाँ पे लिख देते हैं ग्लूकोकाइनेज। लीवर में करवाता है आपका ग्लूकोकाइनेज। फिर यहाँ से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ये हो जाएगा आपका आइसोमरेज। ये हो जाएगा कौन सा आपका ग्लूको आइसोमरेज। आइसोमराइजेशन तो हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज में। आइसोमरी तो है एक दूसरे के, तो इसमें हो गया आपका कौन सा हो गया आपका फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। कौन सा हो गया, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। फिर आपके थर्ड स्टेप में आता है आपका ये वाला स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आएगा। कौन सा स्टेप आएगा, इंपॉर्टेंट। इसमें आपका एंजाइम आता है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, इसको हम बोलते हैं PFK1। ये जो एंजाइम होता है ना आपका, ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। कौन सा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसे, क्योंकि ये स्लोएस्ट एंजाइम होता है। कैसे होता है, स्लोएस्ट एंजाइम स्लोएस्ट रहता है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे रहेगा ये, अभी बताता हूं मैं आपको। स्लोएस्ट है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स कैसे होगा ये, तो अब जैसे आप जाते हो किसी शादी में, तो आपके घर में लेडीज होती होंगी, वो आप तो सब जल्दी तैयार हो जाते होंगे, पर आपके घर में जो लेडीज होती हैं वो लगाती है टाइम तैयार होने में, कि बहुत टाइम लगता है उनको तैयार होने में। तो आपको लेट कौन कर रहा है, वो लेडीज तो लेट कर रही है शादी में जाने के लिए। जो आपका स्लो काम करेगा वही आपका डिसाइड करेगा कि आप कितने जल्दी जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। ऐसे ये स्लोएस्ट एंजाइम है, यही आपका इस ग्लाइकोलाइसिस के रेट डिसाइड करेगा कि आप कितनी स्पीड से ये होगा। ओके, तो यहाँ पर आता है आपका, हमने देख लिया हेक्सोकाइनेज हो जाएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करते हैं तब, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आते हैं जब फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज हो जाता है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में आते हैं, तो आपका हो जाता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम PFK1। ओके, फिर ये आपका हो जाता है एल्डोलेज एंजाइम। यहाँ पर एल्डोलेज एंजाइम हो जाता है यहाँ पर आपका, यहाँ पर हो जाता है ट्राइल फॉस्फेट आइसोमरेज, तो उसको क्या लिखें, इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं यहाँ पर एक और, यहाँ पर इसमें स्टेप में जो आपका एंजाइम होता है उसको लिख लेते हैं हम ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड अभी बताऊंगा, सब याद करवा दूंगा। 3 फॉस्फेट क्या हो गया, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, फिर आपका ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ से आगे आपका स्टेप आएगा, जो ये ATP बनती है इसमें, ये हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम काइनेज। इस तरह से नहीं लिखते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा आपका फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फो, अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। कौन सा हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। और यहाँ पर आपका हो जाएगा
इनोलेज एंजाइम, ब्लैक पेन से यूज करते हैं इनोलेज, और यहाँ पर इनोलेज एंजाइम और यहाँ पर हो जाएगा पायरुवेट काइनेज एंजाइम। ये हो गया पूरा आपका ग्लाइकोलाइसिस। अब इसका हम अच्छे से रिवीजन करते हैं, एकदम अच्छे से रिवीजन। तो सबसे पहले होता है हमारे पास ग्लूकोज, एक बार पानी पे लेते हैं तब करते हैं इसका अच्छे से रिवीजन। अब करते हैं हम इसका अच्छे से रिवीजन। तो हमारे पास सबसे पहला होता है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है आपका 6 कार्बन का। ओके, ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें चेंज होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये फॉस्फेट कहां से आता है? फॉस्फेट के लिए हम लाते हैं एटीपी। एटीपी चेंज होता है एडीपी और फॉस्फेट में, तो यहाँ पर आपका ये फॉस्फेट लगता है, एटीपी खर्च होती है यहाँ पर। ओके, और इसमें एंजाइम्स कौन से होते हैं? एक्सोकाइनेज एंजाइम ऑल सेल्स में होता है एक्सेप्ट लीवर। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम लीवर में होता है आपका। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। क्यों होता है वो मैंने आपको रीजन बताया था, क्योंकि हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, किसके? फ्रक्टोज के। ग्लूकोज के नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पर फॉस्फेट अटैच नहीं कर सकते, ग्लूकोज में। फ्रक्टोज में कर सकते हैं। क्यों? अभी मैंने बता दिया था आपको, दोबारा बता दूंगा एक बार। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है आपका, यहाँ पर ये फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज एंजाइम से चेंज हो जाता है आपका। ओके, अब आता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। आपको एक इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूँ। क्या इंपॉर्टेंट बात है? जब भी आपको काइनेज एंजाइम दिखे ना, काइनेज लगाओ, तो उसका मतलब ये है कि आपका फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो फॉस्फेट जब ट्रांसफर होगा तब तक काइनेज आएगा, और जब NADH या FADH बनेंगे या फिर टूटेंगे, NADH या FADH बनेंगे या टूटेंगे, तो वहां पर होता है आपका डिहाइड्रोजिनेज। वहां पर आपका नाम आता है क्या? डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज लिखने भूल गए हम, तो यहाँ पर लिख देते हैं एन बनना, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। NADH FADH बहुत स्टेप्स आगे आएंगे, उसमें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आएगा। जिस जगह काइनेज आए समझ लेना फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। 1,6 बिस्फॉस्फेट फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की मदद से हुआ। ये स्लोएस्ट एंजाइम है। ये RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो यहाँ पर भी एटीपी से एडीपी बनता है, क्योंकि एक और फॉस्फेट लगा है, तो एटीपी एक और खर्च होगी इसके लिए। ओके, फिर आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट आपका 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, और क्या बनेगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट धाप एंड 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन जाएगा आपका। उसके बाद ये आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है जो चेंज हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। तो आपके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं आपके? 2 मॉलिक्यूल्स। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड फिर आपका चेंज होता है 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। इसमें 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर इसमें क्या होता है आपका? अब इसमें सबसे बड़ी बात, एक और चीज बात, यहाँ पर एक फॉस्फेट था, यहाँ पर 2 फॉस्फेट हो गए। कैसे? तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट आता है साइटोसोल होता है ना, ये साइटोसोल में होती है।
तो वहां से एक फॉस्फेट आता है और वो जुड़ता है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं आया साइटोसोल से, यहाँ पर क्यों नहीं आया साइटोसोल से, यहाँ पर इसलिए क्योंकि हम जो ये ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप्स करते हैं ना, तो इसमें हमको ये देखना होता है कि हर कोई ग्लाइकोलाइसिस में पार्ट ले रहा है, या अगर हम यहाँ पर ऐसे फॉस्फेट देने लगे तो हर कोई जो भी ग्लूकोज होगा वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, जो सीरियस हो नहीं हो ग्लाइकोलाइसिस के लिए। हाँ, इसलिए हम यहाँ पर एटीपी खुद से यूज करते हैं, क्योंकि जो हमको सीरियस दिखते हैं उनके लिए हम एटीपी देंगे, और जो सीरियस नहीं है उनके लिए हम एटीपी नहीं देंगे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में हर एक मॉलिक्यूल पार्ट नहीं लेता है ग्लूकोज का, वही लेते हैं जो करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर ये फॉस्फेट आ जाता है किससे, साइटोसोल से, साइटोसोल। ओके, तो इस स्टेप में आपका होता है NADH का निर्माण। कौन सा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। आपको मैंने बता दिया है NADH बने या टूटे, FADH बने या टूटे, आपका डिहाइड्रोजनेज एंजाइम उसमें पार्ट लेता है। तो 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट से आपका आगे का स्टेप हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मतलब इसमें भी आपकी एटीपी का निर्माण होता है। इसमें बिस फॉस्फो है, इसमें 3 फॉस्फो है, फिर एक फॉस्फोरस कहाँ जाएगा, एटीपी का निर्माण करने जाएगा। कौन सा एंजाइम होता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फिर देख लो काइनेज आगे, काइनेज कब होता है, जब फॉस्फेट का ट्रांसफर होता है, कम ज़्यादा कुछ भी हो, यहाँ पर काइनेज आ गया। फिर आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोग्लिसरेट न्यूट्रेज एंजाइम द्वारा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्टेप, पर याद रखना है आपको ये एंजाइम 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज होता है। इस स्टेप में आपका होता है क्या, निकलता है वाटर। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में जब चेंज होता है तो इसमें निकलता है वाटर, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट में चेंज होता है तो फॉस्फो ए कटता है तो एटीपी से एटीपी बनती है। यहाँ तक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार और बता दूंगा। तो अब मैं स्टेप्स का नाम डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 ये 8, नहीं गलत हो गया, और से ये फिफ्थ वाला रहेगा, ये फिफ्थ, ये चेंज होगा जो, फिर ये हो जाएगा 6th, ये हो जाएगा आपका, ये वहाँ पर लिख देता हूँ 6th के बाद ये हो जाएगा आपका 7th स्टेप, ये हो जाएगा 8th स्टेप, ये हो जाएगा 9th स्टेप, ये हो जाएगा 10th स्टेप। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनमें एटीपी हमारी खर्च हुई है। एटीपी किस स्टेप में खर्च हुई, पहले में स्टेप में और आपके थर्ड स्टेप में। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में एटीपी यूज, कितनी एटीपी यूज है, 2 एटीपी यूज। फिर आपका देखते हैं छठा स्टेप, जिसमें क्या होता है आपका, छठे स्टेप में NADH का निर्माण होता है आपका। 6th स्टेप NADH फॉर्मेशन, NADH फॉर्मेशन। फिर आपका 6th स्टेप हो गया। फिर यहाँ पर 7th स्टेप एंड 10th स्टेप, इसमें बनती है आपकी ATP। 7th एंड 10th स्टेप, इसमें बनती है आपकी ATP फॉर्मेशन। अब सबसे बड़ी बात बताओ, कितने एटीपी और कितने NADH का निर्माण होता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं हर किसी के, तो 2 NADH का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर 4 एटीपी का निर्माण हो जाएगा। तो नेट तो निकालेंगे ना, नेट एटीपी निकालेंगे, तो 2 हमारी यूज हुई थी, 2 एटीपी यूज हुई थी, 4 बन रही है, तो नेट एटीपी निकलेंगे आएंगे आपकी 2 एटीपी। हमें 2 एटीपी का फायदा हुआ है इस ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में, और हमें एक NADH का फायदा हुआ है, एक NADH का हुआ है क्या फायदा।
ओके, इसमें और आपके कौन कौन से जो स्टेप्स होते हैं जो आपके रिवर्सिबल होते हैं और कौन कौन से रिवर्सिबल होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका होता है इरिवर्सिबल, और आपका सेकंड स्टेप होता है रिवर्सिबल, थर्ड स्टेप होता है आपका इरिवर्सिबल, ये होता है रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल होता है आपका, ये भी रिवर्सिबल होता है आपका, ये वाला तो सातवां स्टेप से वो नहीं लगाया है, ये भी रिवर्सिबल होता है आपका, ये भी रिवर्सिबल होता है, और जो 10th स्टेप होता है ना वो इरिवर्सिबल होता है। हम आगे बढ़ेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसमें हमको ये इरिवर्सिबल स्टेप से ना उसको रिवर्सिबल करना पड़ेगा, तब आपका ग्लूकोज का निर्माण करेंगे हम पायरुवेट से, उल्टा होगा वो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कितना। फिर ग्लाइकोलाइसिस से आगे क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं आगे, तब तक आप ये नोट कीजिए। ओके, अब हमारा ग्लूकोज से बना था पायरुवेट, अब पायरुवेट का आगे क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। फेट ऑफ पायरुवेट, और पायरुवेट के लिए दो कंडीशन होती हैं आपकी, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी या ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। ऑक्सीजन एब्सेंट होगी या ऑक्सीजन होगी आपकी प्रेजेंट, दो ही कंडीशन हो सकती हैं आपकी, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी या ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। ऑक्सीजन एब्सेंट होती है जब आपका प्रोसेस आता है फर्मेंटेशन, कौन सा प्रोसेस आता है आपका फर्मेंटेशन, और इसमें क्या, इस प्रोसेस में क्या होता है आपका पायरुवेट जो होता है ना वो चेंज होता है आपका लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में कौन से एंजाइम्स की मदद से होता है, कौन से एंजाइम की मदद से होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। और इसमें क्या होता है आपकी एटीपी वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें क्या होता है आपका जो एनएडीएच होता है ना, जो आपका तो उससे बनता है Na+, ये फर्दर मतलब ये दोबारा से आपका यूज होता है ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप में, टू बी यूज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि इसमें एटीपी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जो आपका NADH उसमें ग्लाइकोलाइसिस बना था वो यूज हो रहा है, तो दोबारा से हमको NAD चाहिए तो सही NADH बनाने के लिए, तो ये आपका NADH से बन जाता है NAD। ये ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप था ना आपका, जो NADH बना था उसमें यूज हो जाता है आपका, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस अगेन, ये बार बार उसी में यूज होता रहता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से ये बनता है। ओके, तो इसको हम और कह सकते हैं, इसको एक नाम और दे सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है ना एनारोबिक, उसको कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको कह सकते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक वाले में क्या होता है आपका, इसकी बात करते हैं। एरोबिक वाले में क्या होता है, एरोबिक वाले में आपका ये होता है कि ये जाते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में जाते हैं एरोबिक, और वहाँ पर बनता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है।
कितने एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है, ठीक है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ये जाता है आपका एक साइकिल के अंदर, उसे कहते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, और क्रेब साइकिल के बाद आपका आता है ईटीएस। तो ये होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, यहाँ तक नोट कर लो। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं हम डिटेल में। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है आपका, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट। ऑक्सीजन होती है प्रेजेंट। अब ऑक्सीजन क्या काम करती है, ऑक्सीजन आपकी क्या काम करती है। ये ऑक्सीजन आपकी काम करती है, ये जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको रिसेप्टर मतलब एक्सेप्टर करती है, एक्सेप्टर एंड जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं ना ईटीएस में हाइड्रोजन, उसको एक्सेप्ट करती है। क्या करती है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है, और क्या बनाती है आपकी, वाटर। क्या बनाता है, वाटर। जैसे आप O2 हो गई प्लस आपका हो गया H प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया H प्लस और इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपके ले लेंगे, 2 हाइड्रोजन ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो यहाँ पर निकल जाएगा क्या, H2, वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर, H2O। हम ओके, तो हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो ये प्रोसेस से गुजरता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, इसको हम आल्सो कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन, जिसमें किसका निर्माण होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। तो इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। ये जो आपका ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, इससे आपका बना पायरुवेट, किसके अंदर बना, ये सब सेल के अंदर। सेल के अंदर आपका पाया जाता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसके अंदर जल्दी। तो ये आपका जो पायरुवेट यहाँ पर क्या निकलती है आपकी, NADH। यहाँ पे पेन से देख देते हैं NADH। ये क्या होता है, ये पायरुवेट और NADH दोनों माइटोकॉन्ड्रिया किसमें जाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर होता क्या है, अब हम इसको बताते हैं आपको, करते हैं। तो जो आपके जो पायरुवेट होता है ना, क्या होता है आपका पायरुवेट, ये चेंज होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम ए किसमें चेंज होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें चेंज होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस एंजाइम की मदद से चेंज होता है,
और इसमें होता क्या है ये हम बताते हैं आपको। पायरुवेट, इसके वजह से होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसको हम पीडीएस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीडीएस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका NADE प्लस होता है ना, NADE प्लस से बनता है आपका NADH। अब ये NADH यहाँ पर ही प्राप्त नहीं हो जाएगा, ये आपका तो ETS के अंदर ही प्राप्त होता है। किसके अंदर? ETS के अंदर ही। जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है ना, इसके साथ आपका ये होता है आपका 2 कार्बन का। कितने कार्बन का? कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का। और ये होता है आपका 3 कार्बन का। तो यार एक कार्बन गया कहाँ? एक कार्बन कहाँ गया? 3 कार्बन से 2 कार्बन बने तो एक कार्बन आपका और निकल जाएगा किसके रूप में? CO2 के रूप में। किसके रूप में? CO2 के रूप में। ओके, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होते हैं, इसके लिए कुछ कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। कौन कौन से कोएंजाइम की आवश्यकता होती है? बिल्कुल अलग से देखते हैं। इसके लिए आवश्यकता होती है Mg+2 के लिए, Mg+2, और इसके लिए आपके NAD ये बनाने के लिए तो NADH+ की सहायता चाहिए होगी, Mg+, NAD+, और आपका होता है कोएंजाइम के, ये कोएंजाइम कहाँ से आएगा? कोएंजाइम की सहायता से, और एक KPP, एक लिपोइड, इसकी सहायता होगी। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में आपका जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब हम क्रेब्स साइकिल अगले स्टेप्स में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।